हेलो दोस्तों, लो आ गई हैं आपके लिए आज पटवारी की वैकेंसी। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने आज पटवारी की कुल 2020 पद यानी कि 2020 पदों के लिए पटवारी की भर्ती को निकाला है, जिसमें गैर अनुसूचित के लिए है 1733 और अनुसूचित क्षेत्र के है 287 पदों पर। अब इसके आगे देखिए क्या क्या हमें नोटिफिकेशन में है, अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या सूचना है नोटिफिकेशन में, उनको पढ़ते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक यानी कि जो आपकी सीईटी हुई है, जो पास आउट है सीईटी वाले, वो इसके लिए योग्य हैं। पहली चीज़ तो जिन्होंने सीईटी इस वक्त पास किया है वो इसके लिए योग्य रहेंगे, ठीक है ना। अगली दूसरी चीज़ देखिए आगे क्या लिखा, दूसरा लिखा हुआ है कि जिस जिले या विभाग में पदस्थापन चाहते हैं, यानी आवेदन के बाद जिस जिले विभाग में पदस्थापन आप लोग चाह रहे हैं, उन जिलों और विभाग की प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित क्रम में अवश्य भरे। यानी जब ऑनलाइन फॉर्म भरे तब आपका अपना जो निर्धारित क्रम है, कौन से विभाग में चल चाहिए, उनका क्रम अवश्य भरे। जिन आवेदकों द्वारा जिलों विभाग में प्राथमिकता का क्रम उल्लेख नहीं किया जाता है, उनकी प्राथमिकता राजस्व मंडल द्वारा तय की जाएगी। अगर आप स्वयं नहीं करोगे तो वो सरकार खुद भर देगी, अपने हिसाब से राज्य आपका चयन कर लेगी। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मंडल का उपलब्ध कराने के पश्चात राजस्व मंडल के द्वारा मेरिट व अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्राथमिकता के अनुसार जिलों विभाग का आवंटन किया जाएगा। आवेदन जिलों की प्राथमिकता का क्रम ध्यानपूर्वक भरें। दूसरी चीज़ तो यह है कि आपको ये क्रम है वो बड़े ध्यान से आपको भरना है। अब तीसरी बात क्या कह रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ऑनलाइन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ऑफलाइन में आप कुछ भी वहाँ नहीं भेजोगे, ये गलती हो गई है, इसलिए पहले से ही ध्यान से भरें ताकि कोई गलती ना रहे आपसे, ठीक है ना। अगली बात देखिए, आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है। आपका आवेदन किससे होगा, एसएसओ आईडी से होगा। सीधी बात है आपकी, किससे करोगे, एसएसओ आईडी पर अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई रिक्रूटमेंट पर, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट पर वहाँ जाके आप ओटीआर करोगे। सबसे पहले ओटीआर करने के बाद अपनी जो भी कैटेगरी है, रिजर्व या रिजर्व जो भी कैटेगरी है उस स्थिति में ओटीआर पूरी करोगे। तो ओटीआर भरते सावधानी पूर्वक ओटीआर करने के बाद एसएसओ के माध्यम से ही आवेदन करो। पहले ओटीआर कर लिया आपने, उसके बाद ही फॉर्म आगे बढ़ेगा। और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें देखिए कि आवेदक को आवेदन पत्र में नवीन फ़ोटो यानी 1 माह से पुरानी आपकी जो फ़ोटो है वो नहीं होनी चाहिए, अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य पिंड यानी विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। आपके ऊपर अगर कोई भी दिखने लायक जो भी चीज़ है कि भाई ये कोई निशान है जिससे आपकी पहचान हो सके, वो ज़रूर भरे। और जो फ़ोटो है वो 1 महीने पुराना ना हो, ठीक है ना। 1 माह पुराना नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है। अगली बात और क्या लिखा हुआ इसमें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि देखिए, आवेदन की प्रक्रिया उम्मीदवार स्वयं को पहचान को आवेदन पत्रों में सत्यापित करना होगा, जिसे तो उसके लिए पास निम्न सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करना होगा। सारी नहीं, जो नीचे 3 विधियाँ दी हुई है उसमें एक का आपको चयन करना होगा। कैसे, या तो आप अपना पहचान किससे कराएंगे, आधार कार्ड आधारित सत्यापन होगा। यदि विद्यार्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर का जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके आधार कार्ड है तो आपके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि ओटीआर जन आधार कार्ड के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी सत्यापन करना होगा। लेकिन आप जन आधार से कर रहे हैं तो क्या जानकारी करनी होगी आपको, अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करे, फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। वो मैच करेंगे कहाँ भाई आपने सही चीज़ें भरी है, ठीक है ना। अगला देखिए, फिर चौथा पॉइंट क्या है, मूल प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगी, उसके पर फेस बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड के माध्यम से जोड़ने का विकल्प दिख रहा है यहाँ पे आपको। अब आपको सीधा 10वीं की मार्कशीट कहाँ से, डिजी लॉकर से आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है ना। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न प्रसिद्ध होगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करना असमर्थ, इसलिए मैं परीक्षा समय से 1.5 घंटे में बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा। अगर आपका इनमें से भी अगर सत्यापन नहीं होता है तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर जब जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन वहाँ 1 घंटे पहले आपका जो बायोमेट्रिक है वहाँ सत्यापन करवा देंगे। ये एक शपथ आपको लिखनी होगी ताकि इससे आपका सत्यापन किया जा सके, ठीक है ना। बाकी जो इतना काम का है ई मित्र की गलती
देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें कि ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलती पेश की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती माना जाएगा। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि बाद में आप कह दें कि ई मित्र की गलती है, नहीं, ये वो गलती भी आपकी होगी फॉर्म में जो भी गलती हुई है, ठीक है ना। बाकी तो कुछ है नहीं, स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना तथ्य छुपाने बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा, यानी आपको गलत सूचना देनी देनी है, कोई भी तथ्य आपसे को छुपाना नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए शुल्क जो है, क्या शुल्क रहेगा वो भी देखिए। पंजीयन शुल्क है जो क्या है, सामान्य के लिए, क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए कितना है 600 रुपये, और ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 है, दिव्यांग के लिए 400 है, ठीक है ना। ये आपकी फ़ीस है फॉर्म भरने की। अब आते हैं अपनी विज्ञप्ति में। देखिए विज्ञप्ति में सामान्य वर्ग यहाँ दिए हुए हैं, वर्ग की बात कर रहा है, सामान्य वर्ग में, ईडब्ल्यूएस में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में, 12 जिले की और पिछड़ा की वर्ग में। अब जिले वाइज यहाँ बताए हुए कुल कहाँ कहाँ कितने पद हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे कि देखिए अलवर में कितने पद दिए हुए हैं 56 सबसे ज़्यादा। देखिए अलवर में कितने पद दिए हुए हैं 56, ठीक है ना। अलवर में पदों की संख्या है 56, जिसमें सामान्य वर्ग है 29, सामान्य पुरुष 21, इसमें से भी अलग अलग बांटे हुए हैं, ठीक है ना। अलवर में कितने हैं 3, बालोतरा में 44 है, 12 में 46 है, बाड़मेर में 66 है, बाड़मेर बैकलॉग में 1 पड़ा है, ब्यावर में 41 है, भरतपुर में 30 है, भरतपुर बैकलॉग में 2 है, भीलवाड़ा में 110 है, भीलवाड़ा बैकलॉग 1 है, बीकानेर में 32 है, बीकानेर बैकलॉग में 1 है, बूंदी में 37 है, चित्तौड़ में 58 है, चित्तौड़ में 2 है, और चूरू में 49 है, चूरू बैकलॉग में 2 हैं, दौसा में 44 है, डीडवाना कुचामन में 46 है, और डीड में 53 है, धौलपुर में 39 है, और जयपुर में 15 है, गंगानगर में 47 है, गंगानगर बैकलॉग में 3 है, हनुमानगढ़ में 11 है, और हनुमानगढ़ बैकलॉग में 2 है, जैसलमेर में 28 है, और जालौर में 70 है। ये जो पद की विवरण है, आगे एक और अंक तालिका है, आप यहाँ भी देखेंगे, ठीक है ना। झालावाड़ में 57 है, झुंझुनू में 22 है, झुंझुनू बैकलॉग में 1 है, जोधपुर में 53 है, करौली में 66 है, अजमेर में 73 है, खैरतल तिजारा में 31 है, कोटा में 42 है, कोटपूती बहरोड 24 है, नागौर 51 है, पाली में 64 है, पाली बैकलॉग में 1 है, फड़ौदी में 30 है, राजसमंद में 54 है, सवाई माधोपुर में 32 है, सीकर में 17 है, सीकर बैकलॉग में 5 है, सिरोही में 27 है, टोंक में 53 है, उदयपुर में 39 है, उपनिवेश विभाग 37 है, और उपनिवेश विभाग बैकलॉग में 3 है, भू प्रबंधन विभाग में 11 है, यानी विभाग की बात कर रहे हैं तो उनमें ये पद हैं, ठीक है। अगली बात देखिए, बांसवाड़ा में 63 है, डूंगरपुर में भी 66 है, डूंगरपुर बैकलॉग में 1 है, चित्तौड़गढ़ में 1 है, और पाली में वापस 1 है, अनुसूचित क्षेत्र के, ठीक है ना। ये अनुसूचित, जबकि अब हम बात कर रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र की, ठीक है ना। अनुसूचित क्षेत्र में कौन कौन है, जहाँ बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में, चित्तौड़ में, पाली में 1 है, राजसमंद में 2 है, सिरोही में 9 है, और बैकलॉग में 2 है, प्रतापगढ़ में 71 है, प्रतापगढ़ बैकलॉग में 7 है, उदयपुर में 49 है, और सलूम्बर में 11 है, और भू प्रबंधन विभाग में 4 है, यानी 287 हमारे कह सकते हैं नॉन टीएसपी में। ये आ गए आपके 287 पद टीएसपी में, ठीक है सर भर्ती के। अगली बात देखिए, और क्या क्या सूचना इसमें दी हुई है, आगे और पढ़ते हैं अपन, क्या क्या काम की अपने सूचना रह सकती है, इस पर आपको पढ़ना चाहिए। यानी कि नॉन टीएसपी एरिया की बस्तियों के विरुद्ध, गैर अनुसूचित जाति के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि नॉन जो टीएसपी वाले हैं उस पर टीएसपी वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में फॉर्म नहीं भर सकते, ये चीज़ को ध्यान रखिए आप, पहली चीज़। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, फिर है महिला, क्या लिखा है कि महिला व भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, दिव्यांगजन के आरक्षित पदों का आरक्षण 37 हॉरिजॉन्टल होगा, और यहाँ विज्ञापन जारी के उपरांत विज्ञप्त पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी पदों को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है चयन तक, ठीक है ना। फिर ये जो और कुछ इसके नियम लिखे हुए हैं,
ठीक है ना। आरक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें देखिए आपके ध्यान रखें कि महिलाओं के लिए 30% आरक्षण दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा के लिए है, 2% परित्यक्ता के लिए भी आरक्षित हैं। ठीक है ना, उनके लिए भी ये आरक्षित कर रखे हैं इन्होंने। फिर आगे और क्या क्या है महत्वपूर्ण चीज़ें अपन देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें किस किस में होगा। अति पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए क्या रखा है, राज्य के अति पिछड़ा वर्ग शामिल जातियों नॉन क्रिमिनल को 5% आरक्षण दी है, EWS को 10% आरक्षण दी है। ठीक है ना, जो आरक्षण आपके चल रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ और है, 12 जिले की जो शहरी आदिम जनजाति हैं आवेदन के स्पष्ट कॉलम में 12 शहरी जाति के निर्धारित आरक्षण का लाभ देगा होगा, अन्यथा सामान्य शहरी से माना जाएगा, उनको जनरल में ले लिया जाएगा। ठीक है ना, अगर की पूर्ति नहीं होगी तो। ठीक है, और अगर भूतपूर्व के सैनिक है उनको भी आरक्षण दिया गया है इसमें। भूतपूर्व सैनिक आरक्षितों को भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा। ओके, यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को, ठीक है ना, आश्रितों को सैनिकों का आरक्षण लाभ नहीं होगा उनको। ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें हैं इम्पोर्टेंट। फिर एक चीज़ और है कि यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हता करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हता उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहाँ कहीं भी नियत किए गए हो तो 5% या भूतपूर्व सैनिक का अनुपलब्धि की दशा में 5% अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित जो भी उपलब्ध उच्चतम हो का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। वहाँ आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को दे दिया जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षण यहाँ दिया गया है। ठीक है ना, 2% का आरक्षण है। और ये जो सानिध्य हुई है कि इन खेलों में जो भी हैं पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है उनको भी यहाँ आरक्षण दी है। ठीक है ना, आप इसको देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है ना, बाकी तो नियम ही है। ठीक है ना, और यहाँ देखिए आपका जो पटवारी का पद है वो किस लेवल पर होगा, पे मैट्रिक L5 पे दे होगा। पटवारी का पद जो है L5 का है। ठीक है ना, बता दिया है। और जो पात्रता है, देखिए पात्रता क्या है कि आपके लिए CET उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके नेक्स्ट बस सरकार के लिए। और न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित O लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट कोर्स भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रण डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा O लेवल का कोर्स भी होना चाहिए आपके पास। यानी CET तो हो और क्या हो, O लेवल। ठीक है ना, O लेवल का कोर्स वो भी होना चाहिए आपके पास। फिर यहाँ में अगर आपके पास अगर O लेवल का नहीं है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 साल होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री हो आपके पास, या तो या भारत विधि विश्वविद्यालय सरकार द्वारा इंजीनियरिंग या तकनीकी में किसी भी ब्रांच में डिग्री हो। ठीक है, RCT का कोर्स का हो। ठीक है ना, अगर O लेवल का नहीं है तो आपके पास RSCEIT का अगर भी कोर्स है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना, या आपके 12वीं में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन उच्च माध्यमिक का प्रमाण, अगर आपने 12वीं में कंप्यूटर साइंस है तब भी आप इसके लिए योग्य हो। ठीक है ना। फिर दूसरी चीज़, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना उसे आवश्यकता है। देखिए एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ कि ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेवावान में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। ठीक है ना, ये ज़रूरी है वहाँ अपलोड करना। ठीक है ना, ये तो ठीक है ना, इतनी जानकारी है जिसके आधार पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी नियम है, कुछ आयोजन है। देखिए और कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको बता देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो फॉर्म भरते समय आवेदन। ठीक है, देखिए फ़ोटो वोटो यहाँ सब चीज़ें लिखी हुई है कि आपकी क्या क्या होगी, फ़ोटो की पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए, कितना KB में होना चाहिए, सब चीज़ें आप इसको आराम से पढ़ लेना
ताकि आप फ़ोटो भरते समय या जब फॉर्म भरें तब इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर आगे देखो, देख लेते हैं कुछ चीज़ अगर आपको इम्पोर्टेंट है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इस पूरी विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ लें एक बार ज़रूर, ताकि आपको समस्या हो, सारी जवाब इसमें दे रखे हैं, आराम से आप इनको पढ़ें और अपने फॉर्म को सही से भरें। धन्यवाद।